हम्म, तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। पहले एक पुराना कंपनीज एक्ट था, वो था 1956 का। और ये एक्ट अभी अभी अमेंड किया है, इसका स्ट्रक्चर बदला है थोड़ा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पुराने तरीके से बनाया गया लॉ, जबकि कंपनी एक्ट एक नए तरीके से बनाया गया लॉ। अब जो लॉ के नए तरीके हैं वो कैसे होते हैं, अभी मैं इस एक्ट के साथ समझाऊंगा। तो जो रिसेंट ईयर्स है, मॉडर्न एरा है इंडिया का, उसमें लॉ के टाइप बदल गए बनाने में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 का हम अभी तक वो का वही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अलग तरह का है। अब देखो यहाँ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में एक ओवरव्यू देखें तो हम कंपनी के फीचर्स समझेंगे, कंपनी की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें बेसिकली वो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट इसमें आएगा बार बार। ये देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की प्रोसेस क्या है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होना मतलब वो लीगल एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। ठीक है। शेयर कैपिटल के बारे में सारी डिटेल, नॉमिनल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और पेड अप, ये क्या होती है और कंपनी किस चीज के लिए लायबल है। ये तो हमारे पूरे अकाउंट्स का पार्ट भी है, हमें जो अकाउंट्स पढ़ना है उसके लिए भी ये पूरा बेस बनेगा, ये टॉपिक शेयर कैपिटल वाला। उसके बाद शेयर दो तरह के पढ़ना है, दोनों के डिफरेंस पढ़ने हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। एक वोटिंग राइट वाले होते हैं और एक प्रेफरेंशियल राइट होता है उनका, कि पहले जो इनकम, मतलब जो इनकम हुई है फर्म कंपनी की, वो पहले किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। हाँ, और वोटिंग राइट वाले होते हैं इक्विटी शेयर, तो रेसिड्यू मिलता है उनको। फिर ये दो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, एमओए और एओए। एमओए बेसिकली कंपनी के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि कंपनी का नाम क्या है, वो कहाँ सिचुएटेड है, उसकी शेयर कैपिटल कितनी है, तो उसकी प्रॉपर्टी है वो कंपनी की। तो और एओए जो है वो रूल बुक है कि कंपनी कैसे काम करेगी। ठीक है। बहुत ही कैजुअल वे में बता दिया मैंने। क्या इसके बाद भी कोई चैप्टर है कंपनी में, कंपनी एक्ट में, तुम्हारी बुक में? बस इतना ही पार्ट है। ठीक है। तो बहुत ही जनरल सा इंट्रोडक्शन है कंपनी लॉ का, है ना। आईपीसीसी में पढ़ने को मिलेगा ज्यादा, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा। देखो मैं कह रहा था, ये जो कंपनी एक्ट है ये 2013 है, ये अभी अभी बना है, नया नया है। इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो ये सक्सीडिंग लॉ है ना। इसमें क्यों ऐसा करना पड़ा, लिखा है कि क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत बदल गई थी, और पुराना जो हमारा कंपनी लॉ था वो आउटडेटेड हो गया था, इसलिए हमने उसे रिप्लेस ही कर दिया, अमेंड नहीं किया। जनरली क्या होता है, 1872 में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था आज तक वही नहीं है। हमने उसमें पढ़ा भी कि भाई इंग्लिश लॉ से बहुत सारी चीजें हम डिफर भी करते हैं, ऐसा पढ़ा ना। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको केवल अमेंड करते हैं, अमेंड मतलब उतना पार्ट चेंज कर लेते हैं। लेकिन कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट जो था वो बहुत आउटडेटेड सा होने लगा था इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, इसलिए हमने उसको बदल दिया। अब जरा इसकी साइज देख। कंपनी एक्ट 2013 कंटेन 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स। 7 तो इसमें शेड्यूल है और साढ़े मतलब 470 करीब सेक्शन। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स। मैंने पहले भी कहा था, लॉ को एक किताब समझो, उस किताब में 29 चैप्टर है, हर चैप्टर में कुछ सेक्शंस हैं, ऐसे करके कंबाइनली 470 सेक्शन। सेक्शन एक रेफरेंस होता है कि भाई क्या प्रोविजन है कंपनी, है ना। एक पैराग्राफ जैसा फॉर्म में लिखा हो, इमेजिन कर लो, वो प्रोविजन है जो फॉलो करना है। चैप्टर्स में बटा है, फिर सेक्शन में बटा है। ये शेड्यूल क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी किसी चीज को फॉर्मेट बनाना होता है या कोई लिस्ट बनानी होती है, या तो कोई फॉर्मेट समझाना है या कोई लिस्ट देनी है, तो एक्ट जो होते हैं, जो मॉडर्न एरा है, यही देखो मॉडर्न एरा इस तरह के एक्ट का, तो वो क्या करते हैं अलग से, जैसे अपने मैथ्स की बुक वगैरह देखी हो तो उसमें क्या करते हैं वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देने के लिए पीछे एक अलग से अपेंडिक्स बना देते हैं, और उसमें आपको एक जगह ही सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे ही लॉ में अगर कोई क्या बनानी है, लिस्ट या कोई फॉर्मेट देना है, फॉर्मेट के लिए या लिस्ट के लिए जो मॉडर्न एक्ट्स हैं वो फॉलो करते हैं शेड्यूल। और इसी को मैं समझा दूं जिसे समझ में आएगा। शेड्यूल 3, कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है।
किस तरह से बैलेंस शीट बनेगी, वर्टिकल फॉर्म में बनेगी, उसके क्या हेडिंग्स होंगे, क्या सब हेडिंग्स होंगे, नोट्स टू अकाउंट क्या होंगे। ये जो हम जो फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअल कहाँ दिया हुआ है, शेड्यूल में। ऐसे 7 शेड्यूल है, वो तो थर्ड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल जो है वो डेप्रिसिएशन का है। और पता है फर्स्ट शेड्यूल किसका है, एमओए और एओए। एक कंपनी को किस तरह का एमओए और एओए किस फॉर्मेट में बनाना है, वो फर्स्ट शेड्यूल है। तो हर शेड्यूल एक पर्पस के लिए बना है, या तो कोई उसमें लिस्ट दी गई है या फिर उसमें कोई फॉर्मेट दिया गया। तो कोई भी एक्ट मॉडर्न एरा में बनता है तो हम ऐसा करते हैं कि लिस्ट और फॉर्मेट के लिए एक शेड्यूल बना देते हैं, तो उसको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, उस तक पहुंचना आसान होता है। उसको सेक्शंस के बीच में नहीं लिखते सारी कहानी। कुछ समझ में आया है ना। तो कंपनी एक्ट में 7 शेड्यूल्स हैं। अब जो एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो जो बदलाव है नए एक्ट में, वो ये होता है कि इस एक्ट का ज्यादातर पार्ट, सब्सटेंशियल मतलब मेजॉरिटी पार्ट, कंपनी रूल्स से चलता है। मैंने पहले लॉ के बेसिक लेक्चर में भी डाल रखी थी ये बात। एक होता है लॉ, इस लॉ में बहुत सारी चीजें आती है। एक तो एक्ट आ जाता है जो लॉ मेकर से बना के दे दिया, परमानेंट किताब है ये तुम्हारी, इसमें अमेंड करेंगे तो पार्लियामेंट करेगी। एक होते हैं रूल, ये गवर्नमेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बदलती रहती है। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है इस एक्ट में। गवर्नमेंट कल चाहे तो कल अमेंडमेंट निकाल दे, उसके लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना, वोटिंग कराना, ये सब जरूरी नहीं है। रूल्स को अप्लाई कर देगी, रूल्स नोटिफाई कर देगी और वो रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्ट रूल बेस्ड बहुत ज्यादा है, और सारे मॉडर्न एक्ट इसी तरह के बन गए जिसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, वो बार बार बदलता है, तो इसके अंदर बदलाव करने आसान होता है। हमने कोई रूल ही नहीं पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब सेक्शन ही सेक्शन में हो गया, और यहाँ हम बार बार रूल्स की बातें करेंगे। समझ आई। तो इसलिए ये लाइन लिखी है, क्या लिखा है, पहले इसको समझ लेंगे ना, तो ये एक्ट हमें जब पढ़ना शुरू करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग देगा कि एक्चुअली ये कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है। यहाँ पे लिखा है द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मॉडर्न दुनिया का। आज के समय में कंपनियां केवल प्रॉफिट के लिए नहीं बनी, वो सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट करेगी, सोसाइटी में कैसे नए प्रोडक्ट जनरेट करेगी, कैसे यूटिलाइज करेगी रिसोर्स को, उस पर उनकी जिम्मेदारी है। जब वो सोसाइटी से सारे रिसोर्स लेते हैं तो सोसाइटी को पेबैक करने की जिम्मेदारी है। भाई एम्प्लॉय कहाँ से लिए, सोसाइटी से, रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, सोसाइटी से। तो जितने रिसोर्स है प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, सब सोसाइटी से आया, तो सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने इस तरह की जिम्मेदारियां ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे नहीं डाली है, सबसे बड़े फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डाली है, दैट इज कंपनी। समझ में आई बात। इसके बाद और क्या लिखा है इसमें, देखो उसने लिखा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन को सिंप्लीफाई किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई किया, इंप्रूव किया और रेगुलेशन सिंप्लीफाई किए। पहले बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लॉ लिखा गया, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, दैट इज नॉट अ सिंपल लैंग्वेज। अभी तुम उसको पढ़ के देखना तो बहुत आसान भाषा लगेगी। तो सिंप्लीफाई किया गया रेगुलेशन को ताकि समझ में आ सके, ठीक है। स्ट्रेंथन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर। अब तुम जानते हो कंपनी जो है वो एक डेमोक्रेसी की तरह है, जैसे हम डेमोक्रेसी है, यहाँ पे शेयर होल्डर है, जैसे हम इंडिया के एक तरह के शेयर होल्डर ही हैं, सिटीजन है, तो हम वोटिंग करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। कंपनी में भी शेयर होल्डर वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो पूरा बोर्ड मिलकर कंपनी को चलाता है। तो उसमें जो इन्वेस्टर माइनॉरिटी, सपोज रिलायंस की बात करो तो मुकेश अंबानी के पास तो 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग अकेले उसके और उसकी फैमिली के पास ही होगी। पब्लिक में इतना बड़ा पोर्शन बटा हुआ नहीं है। तो जो भी डिसीजन लेना है वो तो डायरेक्टर को लेना, और डायरेक्टर को रखना निकालना केवल 51% शेयर होल्डर की परमिशन से हो जाता है। 51% शेयर होल्डर वोटिंग करके उसको कभी भी निकाल सकते हैं, इतनी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। तो ऐसे में माइनॉरिटी इन्वेस्टर के साथ कहीं भेदभाव ना हो जाए, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना किया जाए, बस उनसे पैसे ले लिए। और डिसीजन मेकिंग में तो दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, पर वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे। यहाँ पे 1% 1 वोट वाली कहानी जैसी सिटीजनशिप में, यहाँ पे तो जितनी कैपिटल लगाई उतना ज्यादा पावर है तुम्हारे पास, वोटिंग पावर। तो जिसने 51% कैपिटल लगा रखी है उसके पास 51% वोटिंग पावर है।
तुमने केवल छोटी सी लगाई है 20,000 रुपए, तो उससे कुछ नहीं होता, कोई वोटिंग पावर नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे वोट की काउंटिंग होगी लेकिन उस वो वेट क्या है उसका कुछ भी नहीं। तो ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना इस एक्ट का पर्पस था। पुराने एक्ट में ये कैपेसिटी नहीं थी, तो ये एक्ट ने प्रोविजन को सिंप्लीफाई कर दिया, कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से, और रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स को जगह दी है। विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जब कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलती हो रही होती है, किसी एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, या पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई नुकसानदेह काम हो रहा है, तो जो आवाज उठाता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से और बताता है कि ऐसा ऐसा गड़बड़ हो रही है, उस पर्सन को बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर को रिकॉग्नाइज किया गया और उसे प्रोटेक्शन दिया गया कि विसल ब्लोइंग होगी तो भाई वो डर के मारे कैसे आवाज उठाएगा अगर लॉ उसे प्रोटेक्ट नहीं ना करे, है ना। और सूट वगैरह से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए कि कौन कौन से तरह से या किस तरीके से किस पर्पस के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया है लॉ को, यही बात मैं तुमसे कह रहा था कि ये बात आने वाली है। अब देखो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किन पे। सबसे पहले तो कोई भी एक्ट होता है, मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, आप जल्दी जल्दी एक्ट बदलेंगे, तो एक्ट का सेक्शन नंबर 1 उसका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एक्सटेंट होता है। मतलब एक्सटेंट का मतलब ही एप्लीकेबिलिटी होता है कि वो किस पे लगेगा। हर एक्ट का सेक्शन 1 उसका नाम उसमें लिखा है, वो कब से स्टार्ट हुआ है वो लिखा है। जैसे इसका नाम लिखा है द कंपनीज एक्ट, ये इसका टाइटल हो गया। कमेंसमेंट लिखी है ये 2013 इसका नाम है, वो कमेंस हुआ है आगे से 2014 से आए रूल्स इसके। और किन पे लगेगा, तो सेक्शन 1 में ये चीज लिखी हुई है। अभी यहाँ पे तो सेक्शन में नहीं लिख रहा क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी, जरा देख। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट होंगी, इनकॉर्पोरेट वर्ड का मतलब समझो बार बार, जो लीगल एग्जिस्टेंस में आता है उसको हम इनकॉर्पोरेट बोलते हैं। कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब होता है एक बॉडी जो लीगली रिकॉग्नाइज, इनकॉर्पोरेट होने का मतलब है एग्जिस्टेंस में आता, तो इसका मतलब होगा लीगल एग्जिस्टेंस में आना। कंपनी के साथ मजेदार बात पता है क्या है, जैसे तुम एक पर्सन हो वैसे कंपनी भी एक पर्सन, बस तुम नेचुरल पर्सन हो और वो आर्टिफिशियल पर्सन। सर क्या अंतर है, पूरा ही अंतर हो गया। अब हम नेचुरल है वो आर्टिफिशियल है, तो एक जैसे कैसे हो? एक जैसे इन टर्म्स में समझो, जैसे तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो ऐसे कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नाम से। जैसे तुम प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो अपने नाम से, वैसे कंपनी भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है अपने नाम से। मेरी बात समझ रहे हो? तो जैसे एक इंसान होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगी, जिसके पास राइट आएंगे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ना तुमने, इसलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना जरूरी था। राइट एंड ऑब्लिगेशन आएगी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसी तरीके से कंपनी के पास राइट एंड ऑब्लिगेशन आएगी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी, अपने नाम से एंटर होगी। पार्टनर का वो सॉरी शेयर होल्डर का नाम या डायरेक्टर के नाम की कोई जरूरत नहीं है उसको, उसका नाम लॉ ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि एक पर्सन एग्जिस्टेंस में आ गया, इसी एग्जिस्टेंस में आने को बोलते हैं इनकॉर्पोरेट होना। समझ में आई बात? तो वो कह रहे हैं वो सारी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इसी एक्ट में, उनके ऊपर तो ये एक्ट लगेगा, ये तो कॉमन सेंस। इस एक्ट में प्रोसेस बताया है कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी और हमारे सिलेबस में भी है। आपको क्या करना पड़ेगा एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको जो जो करना पड़ेगा वो इस एक्ट में बताया। तो इस एक्ट की प्रोसेस फॉलो करते हुए अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये एक्ट तो उस पर लगेगा ही, ये पहली बात हो गई, है ना। और अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ, देखो ये वर्ड कितना बड़ा लिखा है, कंपनी लॉ। जब लॉ वर्ड लिखा था मैं बता दिया ना, एक्ट रूल रेगुलेशन सब मिला जुला। किसी प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस बोले तो इसके पहले वाला कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले 32 में भी था। तो ऐसा कोई और कोई कंपनियां तो होगा उस समय से चली आ रही है, जैसे टाटा इंडिया में कब से रजिस्टर्ड है, वो कब से इनकॉर्पोरेटेड है? रतन टाटा के पिताजी के टाइम से, जमशेदजी टाटा के टाइम से। अब जमशेदजी टाटा मतलब रतन टाटा खुद कितने बुजुर्ग हो गए, 92 ईयर्स के,
तो ये कंपनियां तब से रजिस्टर है, तो इनको नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कह दिया कि ये एक्ट किस पे लगेगा, जो कंपनियां इस एक्ट में रजिस्टर हुई हैं और जो कंपनियां इससे प्रीवियसली कोई कंपनीज एक्ट रहा हो उसके अकॉर्डिंग में रजिस्टर हुई है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? इंश्योरेंस कंपनी, अब तुम्हें पता है आजकल एक स्पेशल टाइप की कंपनियां है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी वो है जिसका पर्पस इंश्योरेंस देना है, वो अपने ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं जा सकती। जिसने पहले पढ़ रखा है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि मैं इंश्योरेंस बेचती हूँ, है ना। तो कंपनी जब बनती है तो उसका पर्पस उसी समय डिफाइन हो जाता है जब वो बनती है, वो मैं आगे आएगा। तो जिसने पहले ही पढ़ रखा है वो बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है। और जब कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी बनती है तो एक अथॉरिटी बिठा रखी है हमने, उस अथॉरिटी का नाम है IRDA। बात सुन रही? रेगुलेशन अथॉरिटी है किसी इंश्योरेंस की, इसलिए एग्जाम क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे सेबी हमने मार्केट के ऊपर बिठा रखा, ऐसी IRDA बिठा दिया। अब IRDA काम कैसे करेगी? IRDA कानून से चलेगी, उसके लिए एक IRDA एक्ट बना दिया, जैसे RBI बनाई, RBI के लिए एक एक्ट बना दिया, RBI एक्ट में जो लिखा है ऐसे ही RBI चले, गवर्नमेंट के डायरेक्ट डायरेक्शन पे नहीं चलती, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसे ही IRDA एक्ट बना के IRDA बॉडी बना दी, और IRDA से परमिशन लेके ही तुम रजिस्टर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में खोल सकते हो, ऐसे नहीं खोल सकते, उसके रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ेगा, पहले कंपनीज एक्ट, पहले तुम कंपनी बनो, और कंपनी बनने के साथ साथ आप किसको भी फॉलो कर सकते हो, इंश्योरेंस को। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी हो तुम, तो कुछ रूल ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में होंगे नॉर्मल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, तो उन रूल्स को हम आप पे नहीं लगाते, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के रूल फॉलो करते। अरे एक ही चीज के दो बॉस बना दिए तो ज्यादा पावर किसको दे दी, इंश्योरेंस एक्ट को, क्योंकि वो स्पेशल टाइप की कंपनी, इसलिए कैसे लिखा है, अप्लाई किस पे होगी, इंश्योरेंस कंपनी पे, ऐसे पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा किस पे, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन किस पार्ट पे अप्लाई नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी के उस पार्ट पे अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट वेयर प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट, जहां पे आपके कंपनीज एक्ट के और इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन आपस में कंसिस्टेंट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट में है, अपोजिट है, तो कौन जीतेगा, क्योंकि वो पर्पस ही उस कंपनी का इंश्योरेंस है। आज वेटिंग पर बेसिक जहां पे कंसिस्टेंसी है, जहां पे कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है कंपनी एक्ट के प्रोविजन और उसके प्रोविजन में, तो फिर कंपनीज एक्ट लगेगा। अरे कुछ समझ में आया कि ऊपर से जाए? अब अगर इंश्योरेंस के साथ ऐसी बात हो रही है तो सेम बात है किसके साथ हो जाएगी, सेम बैंकिंग कंपनी के साथ भी ऐसे ही होता है जैसे इंश्योरेंस के साथ समझाया। इसके अलावा कंपनीज इंगेज इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके साथ भी ऐसे ही होगा, इनके लिए भी एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वाली कंपनी। तीन स्पेशल पेपर पर्पस कंपनी मैंने बोली, कौन कौन सी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन पे भी कंपनीज एक्ट लगता है, हाँ, एक्सेप्ट जो प्रोविजन उसमें इनकंसिस्टेंट है हमारी कंपनीज एक्ट से, फिर उस पर वो प्रोविजन लगते हैं, उस पर हमारा प्रोविजन नहीं। कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत? एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, मतलब किसी और को भी अगर आप कंपनी बोल रहे हो, किसी भी बॉडी को आप कंपनी बोलना चाहते हो, इंडिया में कंपनी बोलना चाहते हो, मतलब उसे आप लीगल पर्सन का स्टेटस देना चाहते हो, आर्टिफिशियल पर्सन, उस पर कंपनी एक्ट लगेगा, भले ही वो उसे किसी और स्पेशल एक्ट में आपने बनाया, पर अगर तुमने उसे बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया तो उस पर कंपनी एक्ट भी लगेगा। इसलिए कैसे लिखा है, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे ऊपर वाले तीनों भी तो क्या थे, स्पेशल है, वो आज आइडेंटिफाइड है। इसका लॉजिक समझना, लॉ मेकर ऐसा क्यों खेल रहे हैं, कितना ओपन है मामला। आज तीन स्पेशल एक्ट हैं जो ऐसी कंपनियों को गवर्न करते हैं जिनके अपने अपने पर्पस है, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी। कल को हमने कोई और कंपनी इसी तरह की बना दी तो ये एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, इस एक्ट में पहले से लिख दिया है कि और कोई कंपनी बनती है जो किसी स्पेशल एक्ट में बनती है और वो कंपनी है तो उस पर कंपनी एक्ट लगे। ये बात समझ में आई कि ऊपर से भी बोल?
मैं ये कह रहा हूं, ऊपर के 3 एग्जाम्पल पढ़े, क्या लिखे, क्या लिखे? एक तीनों स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी है, एक आईआरडीए के अनुसार बनी कंपनी है, एक आरबीआई के अनुसार बनी कंपनी है, और एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार बनी कंपनी है। तीनों स्पेशल एक्ट है, अलग एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट थोड़ी है केवल, पर वो कंपनियां हैं, उन एक्ट के साथ उन पे कंपनी एक्ट भी लगेगा। इसमें क्या समस्या है? अगर कोई पार्ट इनकंसिस्टेंट है उनका और कंपनी एक्ट का, कोई सेक्शन इनकंसिस्टेंट, तो वो लगेगा, वो जीतेगा। ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, कंपनी एक्ट उस पार्ट पे नहीं लगेगा। ये समझ में आया? अब मैंने कहा ये 3 तो आज आइडेंटिफाइड है कि 3 स्पेशल एक्ट और उनमें कंपनी बनती है। कल को एक और कोई स्पेशल एक्ट बना दे पार्लियामेंट और उसमें भी कोई कंपनी बना दे, तो क्या उस पर ये एक्ट लगेगा? हाँ, यही तो बात है। इनकंसिस्टेंट तो एक्सेप्शन वाली बात हो गई। जनरल रूल पहले बोलते हैं हमेशा, एक्सेप्शन बाद में फॉलो करता है। तो एक्सेप्शन की बात करेगी या जनरल रूल की? पहले हम ये क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हेडिंग क्या है इसका? कंपनी एक्ट किस पे अप्लाई है? वो सारी कंपनियां जो इसी एक्ट में रजिस्टर हुई हैं 2013 वाले में, उस पे अप्लाई है। कोई और कंपनी एक्ट था इसके पहले, उसी में रजिस्टर हो गई थी पुरानी कंपनियां, उन पे भी ये कंपनी एक्ट अप्लाई है। फिर 3 स्पेशल एक्ट पढ़े, भले तुम उसमें रजिस्टर हुए हो, पर तुम एक कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी का पावर जनरेशन कंपनी, तो तुम पे भी ये एक्ट अप्लाई है। और कह दिया इसके अलावा और कोई स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी भी हो, तो वो कंपनी है तो हम अप्लाई है। इन सब पे एक जनरल बात है कि भाई आप स्पेशल एक्ट में रजिस्टर होते हो, उसमें आपके ऊपर कुछ रूल लग रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट में हो गई बातें, दोनों इनकंसिस्टेंट हो गई, तो कंपनीज एक्ट उस पार्ट पे नहीं लगेगा। फिर तुम अपना एक्ट फॉलो करो। इसमें अभी भी बताओ क्या दिक्कत है? चलो, एक बेसिक सा मैंने लेक्चर बनाया ये